नमस्कार, आप देखें इनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के समय में कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी सामने आ जाती है जो सुर्खियों का केंद्र बन जाती है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर चुनाव आयोग ने इसी बेबाक अंदाज के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब्बास 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे और यह प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव आयोग ने उनके वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद बड़ा फैसला लिया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे को मऊ से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है और मऊ में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। ऐसे में 4 मार्च को शाम 5 बजे तक, आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक अब्बास प्रचार नहीं कर सकेंगे। तो वहीं 7वें चरण के लिए 5 मार्च की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार होना है, लेकिन अब अब्बास अंसारी प्रचार नहीं कर पाएंगे। दरअसल अब्बास का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसकी शिकायत की गई। अब्बास अंसारी का भड़काऊ भाषण देने पर केस भी दर्ज हुआ है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने सरकार बनाने पर अफसरों से हिसाब किताब की धमकी दी और अब्बास अंसारी ने गुरुवार को रात पहाड़पुरा में मैदान में चुनावी जनसभा की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कह रहे थे कि जिस नेता के साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल है वो बाहुबली नहीं होगा तो कौन होगा। आगे कहा कि जिस दिन लखनऊ से आ रहा था उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया से मिला और लंबी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहकर ये कहा कि ये 6 महीने तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया, जो है वह यही रहेगा। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। सपा सरकार बनने पर अधिकारियों के साथ अच्छे से निपटारा किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अब्बास अंसारी का वो बयान सुनवाते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है। तो समाजवादी पार्टी सरकार का जब हमारे दिमाग में जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति से समझने की कोशिश की जाए तो वही नाम आते हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर लें या जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात कर लें, चरम पर थी। क्योंकि बात कर लें तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते थे और अगर बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी भी थी और तमाम मुद्दे थे। लेकिन उसके बाद सुभाषबा भी अब उनके साथ आ गई है और वही रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बात की जाए, सुभाषबा के प्रत्याशी हैं और जो अभी आप सुन रहे थे, और मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी। डॉन कहा जाता है, लेकिन जैसे मुख्तार अंसारी वैसे उनके बेटे। फिलहाल इसी पर आज चर्चा करेंगे और पैनल हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देते हैं आपका। अवधेश उपाध्याय बीजेपी से मौजूद हैं, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं सुभाषबा के और डॉक्टर शिशिर कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे, एक छोटा सा कमेंट है, उसके बाद फिर मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। दयाराम भार्गव जी, सबसे पहले आपसे मैं इस बयान के मायने समझना चाहूंगा और उसके बाद डिबेट पर चर्चा। दीक्षित जी, अभी जो चर्चा चल रहा है, अब्बास जी ने गलत क्या बोला है? गांव गरीब किसान मजदूरों पर जो प्रशासनिक अमला सरकार के और मुख्यमंत्री के आदेश पर बेगुनाहों पर एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने का काम किया और प्रताड़ना किया, तो ऐसा क्या उसमें दिक्कत है बताइए हमको। खुशी दुबे 4 दिन 4 रात की दुल्हन 1.5 साल से जेल में है
और उत्तर प्रदेश के देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चलाता है, 4 महीने में बेल हो जाती है। जो 9 लोगों का हत्यारा है वो चलिए, बेल हो उस जाता पर है। बाद में चर्चा करेंगे, खुशी लेकिन दुबे पहले मैं 4 पहले रात पहले की पहले मेरे दुल्हन सवाल का 1.5 जवाब साल से दीजिए। जेल क्यों? अरे उस पर बाद में चर्चा, दीक्षित पहले जी, हमें आपसे जवाब चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी से चलेगा? यही अगर ये मैं कहूं देश आपसे जो तो है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा या बीजेपी के IT सेल या नागपुर से जो आदेश मिलेगा उससे चलेगा? विपक्ष में ही आपको डॉन और माफिया दिखाई देते हैं। आप बताइए ब्रजेश सिंह कौन है? ये आपके निगाह में साधु महात्मा है क्या? बताइए हमको। ब्रजभूषण कौन है जिन पे 100-180 FIR दर्ज उस पर है? अभी फिलहाल वो पूरे सरकार 50 के मिनट मजे ले है रहे हैं। भार्गव साहब, उस पर पूरे 50 मिनट जी। तक चर्चा की जाएगी। फिलहाल यही मुद्दा भी है आज कि आखिर विवादित बयानों का क्या मतलब होता है, क्या सियासी मायने होते हैं या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब किया जाता है, और अगर ऐसा कुछ उसमें गलत नहीं था तो फिर आखिर चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो आप बताइए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्या नाम है, चुनाव प्रतिबंध नहीं लगा था 2017 में? याद करिए उनके बयान को। और अभी आप उस पर भी सरकार चर्चा में की योगी थी, आदित्यनाथ उस जी, पर भी चर्चा हुई थी और तमाम सुर्खियों पर रहे थे। ऐसा लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे, कौन बयान वीर नहीं है? एक से एक बयान वीर है। आपके घर में अगर कोई बयान वीर है तो वो ठीक है। अगर विपक्ष में कोई न्याय की बात करता है, हक की बात करता है, गरीब मजलूमों की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, तो उसमें आपको क्रिमिनल दिखाई देता है। चलिए फिलहाल चर्चा की शुरुआत अब करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं शिशिर कुमार जी से। शिशिर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस डिबेट में मौजूद हैं। शिशिर जी, जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का नाम बाहुबलियों में गिना जाता है और जिस तरीके से पूर्वांचल में उनका दबदबा है हम सभी जानते हैं। यह पहली बार नहीं है कि सपा की तरफ से कोई विवादित बयान आया है, ऐसे तमाम विवादित बयान आए हैं और जो नेता जिन्हें कोई जानता भी नहीं है वो भी ऐसे ऐसे विवादित बयान दे देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी बड़े चेहरे हैं और उनके बेटे अब्बास अंसारी अब उनसे भी बड़े चेहरे हो गए, लेकिन आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि कोर्ट कचहरी सब साइड में हो जाता है, हिसाब किताब ये लोग पहले ले लेते हैं? शिशिर जी, देखिए, गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आपका कोई एक आंख फोड़ता है और आप उसके दोनों आंख फोड़ देंगे, इससे तो एक संसार ही पूरा पूरा अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो राजनीतिक परिदृष्टि है जिसमें ये अभी भाई साहब हमारे कह सुहेल देव पार्टी के जो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी में बहुत फायर ब्रिगेड नेता है और बहुत सारी बातें बोलते हैं। चलिए माना कि बीजेपी के लोग बोलते हैं, लेकिन आप समाजवाद पार्टी की बात करते हैं, सुहेल देव पार्टी की बात करते हैं। ये शिक्षा आपको कहां से मिल गई कि जो आपको सामने वाला बोल रहा है आप उसी भाषा में जवाब देंगे? समाजवाद की ये तो कभी भाषा ही नहीं है, न समाजवाद की ये परिभाषा है। सुहेल देव महाराज ने सामाजिक लोग के लिए, दलित लोग के लिए एक अच्छे काम के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया था। तो ठीक है, सामने वाला अगर कड़वा बोल रहा है तो आप उससे कड़वा बोलेंगे, या मतलब सामने वाला पत्थर मारेगा तो आप ईंट मारेंगे। इससे फिर उसमें और बिल्कुल मारेंगे, क्या है? बिल्कुल मारेंगे, मौका देंगे भैया। भार्गव साहब, सब नंगे हैं। भार्गव साहब एक मिनट मौका देंगे, रुक जाइए, बात सुन लेंगे। आपकी बात सुनी मैंने पूरी तरीके से, बात सुनिए जी, शिशिर जी, बात सुनने की क्षमता रखिए। बात जो है, बात यहाँ पे एक उभरते हुए नेता ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर ली है कि अगले 6 महीने तो उनका ट्रांसफर प्रमोशन न हो। क्या आप उन्हें गोली मारने के लिए न्योता दे रहे हैं? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपको बंधुआ मजदूर बना देंगे? क्या आप लोकतंत्र को मान रहे हैं? क्या आपने अभी नाम लिया बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र के, उस लोकतंत्र में कहां लिखा हुआ किसका ट्रांसफर कब कैसे हुआ? जो उसके नियम प्रणाली है उसके खिलाफ से किसी का प्रमोशन ट्रांसफर होगा। लेकिन आपकी सरकार आ गई तो मतलब जबरदस्ती आप खूंटे में बांधने वाली जो बात कह रहे थे, तो आप क्या चाहते हैं कि लाल फीताशाही आपके सामने घुटना टेके, आपके हाथ में सोटा थमा दिया जाएगा, आप उन्हें मारे और हाके? कोई जानवर नहीं है कोई जो आपके यहाँ जो भी काम कर रहा है, जो हमारे संवैधानिक पद पे हैं, जो हमारे सरकारी पद पे, वो हमारे लिए, हमारे सेवा के लिए है। तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपकी सरकार आई नहीं और आप अपने लिए क्या न्योता देना चाहते हैं? और
समाज को आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपनी फिर से बाहुबली छवि दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सभी हम डीएम एसपी को बांध कर रखेंगे और फिर 6 महीने तो उनको प्रताड़ना करेंगे? आपका कहने का तात्पर्य क्या था? तो आपकी भाषा शैली क्या है? आप एक समाजवादी पार्टी को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब की आपकी भाषा होनी चाहिए, समाज के हिसाब से भाषा आपकी होनी चाहिए। समाज में ये अच्छा जानना चाहिए कि चलिए जिसने क्या किया उससे नहीं, लेकिन आप कितना अच्छा सोच रहे हैं। आप तो एक ऐसी कुभाषा जैसे चीजों का सब प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छी नहीं, राजनीति में ये अच्छी नहीं है। चलिए शिशिर जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, डिबेट में जोड़ लेते हैं। अवधेश उपाध्याय जी, जिस तरीके से अभी बात चल रही थी कि सीएम योगी पर भी लगातार 2017 में चुनाव प्रचार के लिए बैन लगा दिया गया था, लेकिन आपके ही नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। नहीं, और वो राष्ट्र के अलग अलग प्रति चीजें होती प्रेम है ना, होना कि चाहिए। कोई प्लस पॉइंट मैं अपनाता बता है, रहा कोई हूं, माइनस अब पॉइंट दीक्षित जी, अपनाता है। देखिए अब या तो मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। नहीं, मैं क्लियर कर रहा था कि या तो प्लस पॉइंट पे चल लीजिए या माइनस पॉइंट पे चल लीजिए। नहीं, हम तो प्लस पे चलते आ रहे हैं, प्लस पे चलेंगे। ये बताइए बीजेपी के किस नेता ने गरीब वांछित लोगों के लिए गालियां दी है, अधिकारियों के लिए गालियां दी है? बताइए मुझे एक नेता का नाम। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता, समाजवादी पार्टी के नेता 10 लोगों के नाम में गिना सकता हूं आज। समाजवादी पार्टी के एक नेता रामपुर के, जो ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो अधिकारियों से हम जूते साफ करवाएंगे। वही चीज आज जो है एक डॉन माफिया जिसपे आपराधिक केस चल रहे हैं, उसका लड़के को टिकट देकर अगले 4 दिन ये साबित कर दिया कि उसकी जो सरकार जब आएगी तो गरीब वांछित जो लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी जमीनें कब्जा करके उनको मारकर हत्या करके उनकी अपनी सरकार चलाएंगे। इस बात से ये साबित होता है, जैसे कि अभी बयान दिया है ये मुख्तार अंसारी के लड़के ने। अरे भाई, अधिकारी तुम्हारे कहने चलेंगे क्या? संविधान देश तुम्हारे कहने चलेगा क्या? जितना प्रेम दिखाते हो आप। तो देखिए, समाजवादी ये मत कहिए कि प्लस माइनस वाली बात। बीजेपी का कोई नेता देश की जनता के लिए कभी गलत नहीं कहता। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कहा था बाबा योगी जी ने कि गुंडों पर बुलडोजर से यदि आप देखें उत्तर प्रदेश की सरकार का राज, तो वैसा राज कभी पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित रूप से निकल रही हैं। व्यापारी शाम को अपने थैला लेकर जाता है, आराम से घर पहुंचता है। पहले क्या था, उसे डर रहता था कि थैला न छीन के ले जाए मेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी जाति धर्म के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा। जो योजना होती है सभी को बराबर मिलती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। चलिए आपके तमाम जो आरोप हैं इनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे रुक करते हैं दयाराम भार्गव साहब का। भार्गव साहब, ये पहली बार नहीं है जो विवादित बयान इस तरीके का सामने आया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव के बयान सामने आए थे। आपके सहयोगी हैं या आप उनके सहयोगी हैं कि मैं लिस्ट बना रहा हूं, कुछ ऐसा बयान दिया था उन्होंने, और उसके बाद क्या उस पर आगे बढ़ते हुए अब्बास अंसारी ने उसको लिस्ट को पूरा कर दिया है क्या? नहीं दीक्षित जी, आप बताइए, अब्बास जी ने ऐसा कौन सा बयान गलत दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभी भी आप उसको दिया है, अभी भी आप उसको अगर ना माने तो किस एंगल से देख रहे हैं? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी तो बयान बीरों से भरी पड़ी है, पहले अपने घर में झांक कर देख ले। अब्बास जी ने कहा जिन अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों पर FIR दर्ज करके जेलों में डालने का ऐसा काम कुछ किया नहीं था है, उस बयान में। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा सुनवा सकता हूँ उस बयान को। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, तथ्य जो है मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तथ्यों को उजागर जो कर रहे हैं ये उनकी अपनी है। अभी बताइए, आजय का मामला है,
इन्हीं के सांसद हैं वरुण गांधी जी। वो कहते हैं देश हित की राष्ट्र हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इनको बोलिए जरा उपाध्याय जी सुन ले। अरे बोलो भाई इनको, दीक्षित जी बोलो, उपाध्याय जी सुन ले जरा, ये इन्हीं से बुलवा लो भैया, सुन लेते हैं बुलवा लो, उपाध्याय साहब, बुलवा लो। सुन लेते हैं इनकी भार्गव साहब की बात, उसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। देखिए आज ही वरुण गांधी का जो ट्वीट आता है, उस ट्वीट में है कि देश की राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्र की बात करने वाली 3 साल से बेरोजगारों को रोजगार के लिए जो क्या नाम है फोर्स में भर्ती होने की बात है, अरे वो 3 साल से उस लगे पे हुए हैं। चर्चा कर लेंगे। 3 साल से एक भी भर्ती नहीं निकली, और उस भर्ती में बेरोजगारों का एज निकल गया, उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करते। ये क्यों नहीं चर्चा करते बताइए हमको। आप रोटी रोजगार शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप विकास के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करते? अगर इनसे लोग जनता त्रस्त न होती, देश की 24 करोड़ जनता चिंतित है ना, जो बदलाव के मूड में है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर के बयान उत्तर प्रदेश में आते कहते गर्मी निकाल दूंगा। किसकी गर्मी निकालोगे? बेरोजगारों को निकालोगे, किसानों का निकालोगे, मध्यम वर्ग व्यापारियों का निकालोगे, युवा और छात्र का निकालोगे, वही व्यापारी आपको खड़ा सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? एक एक करके बोल लो भैया, जरा हम भी समझ लें और हमारी जनता भी समझ ले जो हमें देख रही है। राजनीति करते थोड़ी सी एक मर्यादा रखिए। अच्छा, थोड़ी सी अवधेश उपाध्याय जी, बोलने का मौका दिया गया, अब सुन लीजिए जरा दयाराम भार्गव जी से, क्योंकि इन्हीं के वो पार्टी के कैंडिडेट हैं। सुनाइए। देखिए दीक्षित जी, हमने आपको बताया हम रोटी रोजगार शिक्षा दवाई की बात कर रहे हैं, ऐसे हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था दूसर को, और आप जो है शिक्षा दूसर को, स्वास्थ्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इनके साथ तो थे, इन्हीं के ऊपर लेके हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी चर्चा करते रहे। लेकिन देश में अगर कोई झूठ बोलने वाला कोई मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। चाहे इनका जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा नेता होगा वो उतना बड़ा झूठ बोलता है, और झूठों का पुलंदा है इनके पास में। बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बताए हमको रोजगार इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितना दिया, ये बताए कानून व्यवस्था क्या दुरुस्त है। एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर देखा जाए पिछली सरकार से इस सरकार का रिपोर्ट आप देख लीजिए, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा बलात्कार के उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। अगर देखे गरीबी नंबर 1 पे है। चलिए भार्गव साहब लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। भार्गव साहब एक मिनट। देखिए, राजनीति में एक चीज बहुत प्रचलित है और बहुत चल रही है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ठीक है, कि जब तक ये आपके साथ रहे तब तक ये आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पिछली बार सरकार में आप साथी थे तब तक ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब यहाँ डिबेट में बैठ के आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हो जिनको आपने 5 साल दे दिए। अवधेश उपाध्याय साहब, नहीं हमने नहीं दिया। देखिए दीक्षित जी, हम तो ये इसको सुनिए, हम 18 महीने में इनसे किन मुद्दों पे अलग हुए वो मुद्दे तो सुनिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनील बंसल सबने ये कहा था, ओम प्रकाश राजभर जी, लोकसभा का 2019 के चुनाव के 6 महीना पहले हम सामाजिक न्याय की समिति रिपोर्ट लागू कर देंगे। इन्होंने लागू नहीं किया। पूछिए इन्होंने क्यों नहीं किया? हमारे मुद्दा है तो आज भी हम वहीं पे हैं। इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। 75 साल की आजादी में पहली बार सबसे ज्यादा महंगाई है, और 40 साल की आजादी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है देश में और प्रदेश में। इसकी चर्चा कौन करेगा? चलिए जवाब ले लेते हैं। रुकिए, जवाब ले लेते हैं। अवधेश उपाध्याय साहब, जवाब दीजिए तमाम सवालों का। देखिए भार्गव जी क्या है, भार्गव जी अपना आपा खो चुके हैं कि मुझे किस बात पे बात करनी है, किस बात का मुद्दा था, क्या बात करनी है, क्या चर्चा करनी है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि ऐसी बौखलाहट समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े हुए सभी दलों में है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए सभी मां ठगबंधन गैंग के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। तो गलती इनकी नहीं है। बात चल रही थी अंसारी के लड़के की, मुख्तार अंसारी के लड़के की, अपराधियों की चल रही थी, और उस पर आ गई है रोजगार पे। ठीक है, रोजगार की बात कर लीजिए आप। 2012 में जब
अखिलेश यादव आए थे तो उनके संकल्प पत्र चले में था कि गए। रोजगार दूंगा सबसे चले गए 2012 नहीं में। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? अब आप उनको नहीं, टारगेट कर रहे थे, दीक्षित जी, लेकिन आप भी बताइए, चले जा दीक्षित रहे हो जी, वहीं। ये बताइए सरकार में कौन है? सरकार जवाबदेही सरकार की है, विपक्ष की है? बात करने बैठे हैं लोग। आप बताइए हमको, आप सरकार में अपनी सरकार की उपलब्धि बताइए। अरे पिछले साल की नाकामी की वजह से आप सरकार में आए थे, अपनी सरकार की उपलब्धि 5 साल के बताइए ना भाई। आपने क्या दिया युवाओं को? आपने प्रदेश को क्या दिया? बताइए ना। चुनावी दंगल में समाजवादी पिछली पार्टी सरकार में घूम के जाएंगे। अरे पिछली सरकार की बातें करके आप सत्ता में आए थे, फिर पिछली सरकार की बात करेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या करने हैं चैनल पर भाई? ना तो ये रोजगार पर बात कर रहे, रोजगार पर, ना अपराधियों पर बात कर रहे, तो ये करने क्या है चैनल पर? घर बैठिए आराम से। किस कहाँ रोजगार दिया बताइए इनको जरा बताओ, हमें डाटा दीजिए। हमें जिलेवार डाटा चाहिए, बताइए हमें जिलेवार डाटा बताइए, किस जिले से कितनी नौकरियां कहाँ के किस विभाग में दिया गया बताइए हमें। डाटा निकाल बताइए। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिए, दूर नहीं है 10 तारीख, ऐसा सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश से कि मतलब डूबने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा चुल्लू और समाजवादी पार्टी के लोगों को। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चीजें सब सामने आ जाएंगी, अभी समय नहीं, ज्यादा नहीं, 5 दिन रह गया, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। चलिए अवधेश जी, एक मिनट, दयाराम जी, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल 10 तारीख में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। शिशिर जी मौजूद है। चलिए शिशिर जी, जिस तरीके से चुनाव जब आता है तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बहुत तेज हो जाती है। चाहे योगी जी हो, वो गर्मी निकालते हैं। एक चीज और भी है कि यूपी की राजनीति में लड़के आजकल बहुत कमाल कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का टेनी का बेटा हो और चाहे अब वो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हो। लड़कों ने बवाल मचा रखा है पिछले लगभग 2-3 महीने से, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ली जाए विवादित बयान की तो सब एक के बाद एक हैं। कोई अब्बा जान को लेकर टारगेट करता है तो कोई चाचा जान को लेकर। और अब एक ऐसा बयान आया जिसने ब्यूरोक्रेसी तक को चैलेंज कर दिया कि भैया अगर ट्रांसफर होंगे तो उनके आदेश पे होंगे, 6 महीने तक कोई कुछ नहीं। शिशिर जी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए एक्चुअली क्या है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, आने वाले 10 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा, ऊंट किधर बैठेगा। अब ये आपसी छटपटाहट है कि हम सरकार बना रहे हैं, जो भी सरकार बना रहे हैं वो वैलिड पेपर में लॉक हो चुका है। 10 तारीख के शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन सरकार बना रहा है। सरकार चाहे जो भी बनाए, जनता जिसको भी चुने, जनता की वो अपनी मत है, जनता और अपने हिसाब से सरकार चुनती है। जब जनता सरकार चुनती है तो जनता ये चाहती है कि सरकार के द्वारा जिसने उसने नुमाइंदा चुना है वो उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन कल्याण के लिए, उसके आमदनी के लिए, उसके रोजगार के लिए व्यवस्था करे। और ये सब व्यवस्था कराने के लिए जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो साधन और साध्य के रूप में काम करते हैं। जिन नुमाइंदों को हमने चुना है, जो आजकल हम ये देख रहे हैं, जो ये पुत्र जो लोग नए हैं, जिनका खून में अभी बहुत ज्यादा उबाल आ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी को आप देख रहे हैं, सभी लोग ऐसे आ रहे हैं। वो एक तरीके से जो सामने जो नौजवान है, उन नौजवान को सुना के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक क्या कह रहे हैं कि बाहुबली बन के आ रहे हैं। बिल्कुल शिशिर जी, हम जैसा चाहेंगे वैसा लेकिन जिस तरीके से बातचीत है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो नया खून है वो उबाल मार ही रहा है। लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और शिशिर जी आपकी तरफ रुख कर लूंगा। जिस तरीके से समझना चाहूंगा भी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव आते ही आते सियासी बयानबाजी इतनी तेज हो जाती है कि लोग ये तक भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, चाहे उसके लिए आगे उनको ये भुगतना ही पड़ जाए उसका इल्ज़ाम कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं, ये सब भी भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और भी सामने आती है, कुछ ऐसे भी बयान दे देते हैं, पता नहीं क्या सोच के बयान दे देते हैं कि हम टीवी पर उसको बोल भी नहीं सकते और चला भी नहीं दे सकते। आजम खान साहब ने पिछली बार भी ऐसे बयान दिया था, उन पर भी प्रतिबंध लगा था।
लेकिन वो बयान कुछ ऐसा था कि हम ना उसे बोल सकते हैं ना चला सकते हैं। इस बार फिर ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर लिया गया अब्बास अंसारी के द्वारा। पिताजी तो बाहुबली थे ही थे, बेटा उन्हीं के नक्शे कदम पे है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा टूटी है और भाषा की मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए। ये हमें एक बिल्कुल, मैं हमेशा एक लाइन यूज करता हूँ। वो लाइन ये है कि जब भी हम राजनीति की बात करें तो धर्म की कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन किसी भी राजनीति का एक अपना धर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजनीति में जब भाषा इस तरीके के अपभ्रंश का भी अपभ्रंश हो जाता है तो इससे समाज में एक अच्छा एक मैसेज नहीं जाता। लोग आपको किससे कोरिलेट करेंगे? आपके अपने पिताजी से करो। हमारे यहाँ कहा जाता है, हम शिक्षक लोग हैं, जब किसी बच्चे से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप में आपका घर का संस्कार दिख रहा है। बिल्कुल, आपकी भाषा से उसके हम संस्कार को आंकते हैं, उसके खानदान तक को आंकते हैं। अगर भाषा की जब मर्यादाएं टूट जाएगी तो आप एक सामाजिक नेता कैसे हो सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि आप एक सामाजिक नेता है, आप समाजवाद की झंडा बुलंद करना चाहते हैं या पताका फहराना चाहते हैं? ठीक, तो इस तरीके का भाषा प्रयोग करना, इससे लिए आप देखिए, ये जोश में कभी होश नहीं गंवाना चाहिए। आपको नहीं पता सरकार किसकी बनने वाली है। आप जिस लाल फीताशाही, जिस ब्यूरोक्रेट्स को खूंटा से बांधने की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी सरकार नहीं बनी तो उसके बाद आप क्या सोचेंगे? आप तो इसके बाद कुछ भी आपके साथ ऊंचा नीचा होगा तो आप सीधे सरकार को कहेंगे कि सरकार ने हमें ये इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से बांध दिया। सरकार किसी की बने ये मत पेटी में बंद हो चुका है। लेकिन भाषा की जो मर्यादा होती है, कहा जाता है कि मधु वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। आपका जो मधु वचन होता है औषधि के लिए काम करता है, चाहे किसी के लिए भी हो, और आपका कटु वचन जो होता है वो तीर के समान काम करता है। वो किसी के लिए चुभेगा। वो आप अपने आप को जब टीवी में देखते होंगे तो ऐसा खुद आपको महसूस हो रहा कि आपने गलती कर दी है, आपने भाषा का चुनाव सही नहीं किया है। तो आप जब समाज में रहना है तो समाज में आप एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। और राजनीति एक स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। तो समाजवाद की तो नींव यही थी कि हम एक सामाजिक लोग हैं, हम समाज के हर एक वर्ग को लेकर चलेंगे, सर्वहारा पे विचार करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से किस तरीके से बात को प्रयोग कर रहे हैं कि हम 6 महीने तक आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे, हमने बात कर ली है। आपको पता है कि देश में जो आईएएस और आईपीएस होते हैं राज्य के अधीन नहीं होते। वो राज्य में जरूर काम करते हैं लेकिन आपके अधीन नहीं होते, वो केंद्र सरकार के अधीन में होते हैं। केंद्र सरकार वहां से चाहे किसी को कब बदल सकती है। तो लेकिन इस बात को आपको ज्ञान होना चाहिए। आप किसी पे इस तरीके से आताताई तरीके से रूप में बात नहीं कर, चाहे वो किसी भी पार्टी की आप हो। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, जितना छोटा नेता होता है वो सबसे ज्यादा समाज के साथ जुड़ा होता है और उसके बाद व्यवहार से लोग उससे जुड़ते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जी बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि जितने भी राजनेता हैं वो अपनी भाषा की मर्यादा ना तोड़े। समाज उनको देख रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया है, हाथों हाथ मोबाइल है। रातों रात आप एक फ्रेम में पहुंच जाते हैं और रातों रात आप बदनाम हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके के भाषा से प्रयोग करेंगे, अभी वोट होना है गाजीपुर में, बिल्कुल अभी वोट हुआ नहीं है, हो सकता है कि तबका ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव भाषा को लेके, वो चीजों को लेके, और आपके बैलेट बटन दबाने से पहले ऊपर नीचे उसको उंगलियां ना दब जाएं। तो आपकी जबान जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, तभी आपको लोग सही तरीके से चुनेंगे और मानेंगे। चलिए दयाराम जी जवाब दीजिए तमाम सवालों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों पे प्रताड़ना का काम करती है और अफसरशाही के डंडों से जो है बेगुनाहों पे एफआईआर दर्ज करा के धमका करके उनका मुंह जो है बंद कराने का काम करती है। अब ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता 5 साल से जो सह रही है वो इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी। 10 मार्च का आ रहा है, इनको निर्णय मिल जाएगा। नहीं तो आप, मैं इन्हीं को बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हरिशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ेगा लेकिन ब्रजेश के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, हरिशंकर तिवारी डॉन है लेकिन जो है ब्रजेश सिंह डॉन नहीं है इनकी नजर में।
विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा, लेकिन ब्रिजभूषण के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। खुशी दुबे 4 रात की दुल्हन 1.5 साल से जेल में है, उसको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन किसानों पे गाड़ी चढ़ा के 9 लोगों का हत्या करने वाला हत्यारा जो एसआईटी के जांच में क्लियर हुआ, उसको 4 महीने में बेल हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ये नीतियां है। इसलिए सुरेंद्र भारतीय समाजवादी पार्टी एक साथ आए हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। याद रखिए, मणिलाल पाटीदार महोबा वाला इंद्रकांत त्रिपाठी के ऊपर रंगदारी मांगने के लिए 6 लाख मांगा कि आप क्रेशर का था, क्रेशर का व्यापारी था, उससे मांगा गया। एसपी ने बोला कि 6 लाख दीजिए नहीं तुझे जान से मार दूंगा। उसने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, उसने प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखा, अंतोगत्ता उसकी हत्या हो गई। और एसपी पाटीदार आज तक फरार है, 1 लाख का इनामी है, 2 एसपी और हैं। इसी उत्तर प्रदेश की कहानी एक और बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के इटावा में एसपी को थप्पड़ मारने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता थप्पड़ मारता है और अगले दिन उसे जिले का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी गाजियाबाद में मेरी आवाज जा रही है दीक्षित भाई? आ रही है आपकी आवाज। इसी गाजियाबाद में आप देखिए, क्या नाम है, मुरादनगर का जो है शमशान घाट है। आप देखिए, जो लोग 100 को यानी जो संस्कार के लिए 100 को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते हैं, वहां शमशान घाट में 2 लोग उसको जलाने के लिए ले गए, छत के नीचे खड़े थे, वो छत बरबरा के गिर जाती है, 26 लोगों की मौत हो जाती है। पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब है क्या भैया? मुद्दा जो है उस पे बात करो, मैं बता रहा हूं, इधर उधर मत ले जाओ, ना हमें ले जाओ ना उन्हें ले जाओ। रुकिए दयाराम जी, मुझे जरा इस डिबेट को ना खूंटे थोड़ा बांध लेने दीजिए, ठीक है? और उस बांधने के लिए मैं पीसीआर से कहूंगा जरा एक और बाइट चलाइए, जरा सपा नेता की एक बाइट है वो हम आपको सुनवाते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। आप सभी ने सुना होगा, अगर आप तक आवाज पहुंची होगी तो ये समाजवादी पार्टी के एक नेताजी थे, उन्होंने एक बयान दिया जो हम ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं सकते। इस तरीके का बयान दिया कि मुसलमानों के टॉयलेट से पेशाब चिराग जलवाएंगे। कैसा बयान, कैसी बयानबाजी है? बिल्कुल भद्देपन की, ओछेपन की राजनीति है, ठीक है? मुलायम सिंह आपके नेताजी कहते हैं, कैसी बात करते हैं आप? मुलायम सिंह आपके नेताजी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है जब रेप केस को लेकर उनसे पूछा जाता है। अखिलेश यादव जी भी स्वामी देश के गृह राज्य मंत्री रहे, उनका क्या था मामला जो तेली मालिश करवा रहे थे? अरे सिंगर का क्या मामला था भैया, याद है कुछ? मुझे पूरी तरीके से मेरी बात सुनिए, अगर आप उनकी बात करेंगे, रुक जाइए, जिनके घर शीशे होते कंकड़ नहीं बढ़ते के बयान पर, आप अब्बास अंसारी के बयान पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप ब्रजेश सिंह के ऊपर बयान बातें नहीं कर सकते? आप गायत्री प्रजापति पे बात कर लीजिए, बताइए ना। आप गायत्री प्रजापति पे बात कर लीजिए। अगर मुख्तार अंसारी डॉन है तो विपक्ष की नजर में ब्रजेश सिंह डॉन बिल्कुल डॉन है और डॉन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बंद है वैसे ही ब्रजेश सिंह भी बंद होने चाहिए, ठीक है? लेकिन बात यह है कि आपने अब्बास अंसारी को टिकट दिया, 8 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, ठीक है? कई मामले दर्ज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं। एक मिनट सुनिए, मेरी सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं, ठीक है? लेकिन एक ऐसा बयान आ जाता है कि अभी आपकी सरकार भी नहीं बनी है और ऐसा बयान दे देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर सीधे तौर पर सवाल उठा देते हैं कि उनके कहने से किसी का ट्रांसफर होगा। अखिलेश भैया से कह के आया हूं कि ट्रांसफर वो करवाएंगे, तो कैसी बात करते हैं आप? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर कितने एफआईआर दर्ज हैं? मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा बयान दे देते हैं कि वो आप क्रिमिनल की बात करते हैं तो क्रिमिनल की बात करिए,
देश के उप मुख्यमंत्री का क्या है चरित्र? तो ऐसे बयान क्या आप चाहते हैं कि विकास दुबे जैसा दूसरा कोई, कानपुर कांड वाला जैसा दूसरा कोई कांड हो? जिस तरीके से विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार डाला था, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने पुलिस वालों पर कहर बरपाया था, वो भूल गए क्या? क्या अब्बास अंसारी को आपने इसीलिए टिकट दिया है कि वो भी सत्ता में आए और विधायक बनके वही सब रिपीट करें? गोरखपुर में बाबा की पुलिस जो है मनीष गुप्ता को मार दे, वो ठीक है? नहीं, क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को वही टिकट दिया है? इसीलिए टिकट दिया है कि वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने के लिए वापस आ जाएं। सीधा सवाल मेरा ये है, केशव प्रसाद मौर्य को टिकट क्यों दिया गया? कितने FIR नहीं, क्या अब्बास अंसारी को इसीलिए टिकट दिया गया? संगीत सोम को क्यों टिकट दिएगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी में जितने क्रिमिनल है उनको टिकट दिया जाएगा, और विपक्ष टिकट देगा तो आप उंगली उठाएंगे। तो इस पे आप लीपापोती कर लेंगे कि बीजेपी वालों ने भैया अगर 15 को दिया है हम तो 16 को देंगे, ये लीपापोती कर लीजिए आप। हमको दीक्षित ये बताइए, दीक्षित जी पहली बात तो ठीक है, थोड़ी गरिमा बनाए रखिए, ठीक है? मैं आपके साथ ना बैठ के खाना खाता हूँ, ठीक है, और ना आपके साथ बैठ के मैंने गिल्ली डंडा खेला है। दीक्षित जी कहिए पहले तो, ठीक है? जवाब आपका अवधेश उपाध्याय जी देंगे। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए अवधेश जी लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर शिशिर साहब, देखिए ये जो बातें हो रही हैं कि जो मेन बात है, मुद्दा ये है कि जो मुख्तार अंसारी के सुपुत्र ने जो बात कही वो किस तथ्य में लिया जाए, वो धमकी के पक्ष में लिया जाए, किस पक्ष में लिया जाए, उसकी पक्ष क्या है, उस कहने की बात क्या है? नहीं तो आप बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री गर्मी किसका निकाल रहे हैं, उसका पक्ष क्यों नहीं रखते आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप गर्मी निकालने की बात करेंगे? आप ठोकों की राजनीति कराएंगे? कौन सी पत्रकारिता आप कर रहे हैं, हमको बताइए। प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 करोड़ का होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का होता है। वो सबका होता है, वो सबकी नुमाइंदगी करता है। किस तरह की भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री का है? गर्मी निकाल देंगे, देख लेंगे। बिल्कुल निंदनीय है। मैं यही बात कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो वक्तव्य होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। मैं तो इसी बात को बात कह रहा हूं। मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि मैं योगी का पक्षधर हूं कि योगी जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। लेकिन जब आप एक बात कर रहे, मुद्दे की बात कर रहे, मैं उस मुद्दे की बात कह रहा हूं कि भाषा की शालीनता होनी चाहिए। भाषा में शालीनता नहीं है। आप लोग नहीं, आप इस तरीके से जो उग्र होके बोलेंगे, इसमें भी शालीनता नहीं है। आपको बात बिल्कुल रखना चाहिए। आपको अधिकार है अपने बात रखने का, ये संविधान देता है कि आप अपनी बात को रखिए। लेकिन इतना उग्र तरीके करने से फिर आप ये नहीं होगा ना कि आप सही और हम गलत हैं। उग्रता ये नहीं दिखाता कि आप सही और हम गलत है। हम आपकी पूरी बातें सुन रहे हैं। मेरा तो किसी पक्ष से लेना देना नहीं है। मैं उस बात को रख रहा हूँ कि लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, वो भाषा शैली आपकी पहचान बता रही है कि आप किस बात की, चाहे आप किसी भी राजनीतिज्ञ हो, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा शैली खराब है तो हम आपसे क्यों जुड़ेंगे? आप चाहे कितने बड़े नेता हो, आप हमारे द्वार पे इसलिए आते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। उस समय उसकी भाषा शैली ही होती है कि नहीं बाबू, नहीं बाबू, इस तरीके से जिसको कभी देखता है ना, उसके पांव झुक के छूता है। क्यों छूता है? क्योंकि वो अपनी शैली दिखाना चाहता है, अपना आचार दिखाना चाहता है, अपना विचार दिखाना चाहता है। इस तरीके से कोई भी नहीं, देश का चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे किसी भी पद पे आसीन हो, उसको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के भाषा का प्रयोग चाहे गर्मी लानी, ठंडी करना, या चाहे खूंटा से बांध देना है, चाहे रोलर चला देना है, चाहे कुछ चला देना, ये कोई भाषा की मर्यादा है क्या? आपको लगता है कि आपकी मर्यादा हो चाहिए? आप सुहेल देव जी का गमछा डाल के बैठे हुए हैं, क्या सुहेल देव जी की जो मान्य अनुयायी लोग क्या इसी तरह से भाषा को पसंद करेंगे क्या? सुहेल जी एक सामाजिक नेता थे, सामाजिक राजा थे। उन्होंने किस तरीके से समाज की कल्पना की थी? क्या इस तरह के समाज की कल्पना की थी? आप बताइए, आपके घर में अगर कोई पत्थर मारेगा तो आप क्या करेंगे? उसको जो है रसगुल्ला फेंकेंगे क्या?
आपके घर पे कोई पत्थर मारेगा तो आप रसगुल्ला फेंकेंगे? चलिए आप इसका बताइए। जवाब देंगे हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। अगर पत्थर फेंक रुकिए रुकिए पत्थर के जवाब पत्थर मिलेगा। रुकिए अवधेश उपाध्याय जी, रसगुल्ला देंगे तो हम जरूर मिठाई प्रतिद्वंदी हैं आपके, चिर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं। जवाब पत्थर से देंगे, किसका सर बचेगा? आपका बचेगा, मारने वाले का बचेगा? बचेगा कौन? जब कोई बचेगा नहीं तो आप इलेक्शन किससे लड़ेंगे? किस अरे अब आप कोई पत्थर मारता है, संविधान ये है कि आपने पत्थर मारा तो उसके खिलाफ जाइए, पुलिस थाना में क्या कहते हैं FIR कराइए कि आपको कोई, मैंने पहले ही तो संवाद में पहले ही बोला था, गांधी ने कहा था अगर कोई आपका कोई एक आंख फोड़ता है तो अगर आप उसको 2 आंख फोड़ देंगे तो इससे तो दुनिया लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि आप अंतराजा बनना चाहते हैं क्या? सबके सर फोड़ के आप क्या बनना चाहते हैं? सबको मार गिरा के वहाँ पे आप बनना क्या चाहते हैं? आप वहाँ पे किस तरीके से आप क्या आतताई बनना चाहते हैं किसी को छोड़ के? आप अरे आपको कोई मार रहा है, आपके साथ कुछ जाति हो रही है, देश में कानून व्यवस्था जिंदा है, देश में अभी कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो चुका है। आप इस तरीके से नहीं बात कर सकते कि आप कोई पत्थर मारे तो आप उसे पत्थर मारिए। लगते रहिए फिर आपस में आप। चलिए फिलहाल चर्चा पर बने रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।